जो चीज़ दिमाग में आ सकती है ना, वो तख्लीक में भी आ सकती है, माइंड में रखें। सेकंड पार्ट आ जाता है वो एमडी कैट पेपर के 3.5 घंटे, जिस दौरान आपने अपना सारा कुछ करना होता है। ऐसे समझना है कि मेरे ऊपर बिल्कुल स्ट्रेस है ही नहीं, क्योंकि वो स्ट्रेस में जा रहे हैं, उनके एमसीक्यू गलत होंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमेशा जब भी मुझसे स्टूडेंट पूछते हैं एमडी कैट एडमिशन का, तो हर एक बच्चा या मोस्टली बच्चे यही पूछते हैं, भाई कितने नंबर चाहिए एमडी कैट में सिलेक्शन के लिए, एमबीबीएस में एडमिशन के लिए। भाई 180 मार्क्स स्कोर करने हैं, तो इसके लिए कितनी एक मेहनत चाहिए, क्या करें। तो इस तरीके के जो बच्चे होते हैं ना, एवरेज बच्चे, या जो एवरेज थिंकिंग करते हैं कि बस एडमिशन हो जाए, या इस तरीके का कि ज़्यादा नहीं सोचना, तो उनको उस तरीके से गाइड कर दिया जाता है। लेकिन बहुत ही मज़ा आता है, क्या ही मज़ा आता है जब एक स्टूडेंट आपके पास आए और वो आपसे पूछे, भाई मैंने 200 नंबर लेने हैं, मुझे इस तरह गाइड करें, मेरा एक नंबर भी कम नहीं होना चाहिए, 200 नंबर लेने हैं। उस वक्त शुरू में बंदा जो होता है ना, जिससे ज़्यादा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो तो उनसे कहा यार 200 नंबर तो आ ही नहीं सकते, ये 200 नंबर लेना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मेरे पास एक दो स्टूडेंट आए हैं तो मुझे इतनी खुशी हुई है ना कि यार उनकी सोच देखो, उनका एम देखो, कि उनका एम ही है कि मैंने 200 नंबर लेने हैं। यार एम बनाने में कोई मसला नहीं है, बस आपका एम होना चाहिए। एम तो आप गोल जो है वो आपका, या जो आपका ड्रीम है वो तो अच्छा होना चाहिए ना। चाहे उस लेवल पे आप पहुंचते हो या नहीं पहुंचते हो, उस लेवल पर अगर आप नहीं पहुंच पाते हो तो 199 आ जाएगा, 198 आ जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि जिस बंदे का गोल बहुत बड़ा है ना, अगर वो उस तक नहीं पहुँच सका, ये उसकी कोई खामी नहीं है, ये उसकी खरामी नहीं है, ये उसका कोई जुर्म नहीं है, ये क्राइम के ज़ुमरे में नहीं आता। लेकिन एक बंदा जो है वो एम ही इतना बनाता है कि मैंने 180 लेने हैं, 175 लेने हैं, या मुश्किल से एडमिशन करवाना है, तो वो क्राइम है मेरी नज़र में, कि उसका गोल ही नहीं है इतना। अब आ जाते हैं कि क्या 200 मार्क्स लेना एमडी कैट में पॉसिबल है या नहीं है। मैं कम कहूँगा 200 नंबर लेना पॉसिबल है, लिए जा सकते हैं, लेकिन आज तक किसी के आए नहीं है, लेकिन लिए जा सकते हैं। अब आगे बिल्कुल म्यूज़िक का खेल, कितनी बात है कि कोई पूछे भाई आपके कितने नंबर हैं, मैं कहूँगा मेरे 179 है, तो आगे से वो बोलेंगे कि भाई आपके 179 है। अगर आपको सारी बातें पता थी तो आपने क्यों नहीं 200 नंबर ले लिए। तो ये जो बात है ना, ये सारी बात होती है माइंड सेट की। हाँ मेरे 179 थे, लेकिन 200 नंबर का मैंने भी एम किया था, मुझे इसलिए खुशी होती है जब कोई मुझसे पूछता है। तो 200 नंबर चाहे नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी मैक्सिमम नंबर लिए जा सकते हैं। मैक्सिमम नंबर लेने के लिए मैं कहूँगा पॉसिबल है। आगे बच्चे पूछते हैं कि कैसे लिए जा सकते हैं, इसकी प्रेपरेशन कैसे होती है, तो यहाँ पे आके गड़बड़ हो जाती है। अब लोगों के माइंड में होता है कि अगर हमने मैक्सिमम नंबर लेने हैं तो इट आल डिपेंड्स ऑन प्रेपरेशन पे डिपेंड करता है सब कुछ। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपने 200 नंबर लेने हैं तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 200 नंबर किस तरीके से लिया जा सकते हैं। हालांकि मेरे नहीं आए, लेकिन मैं आपको वो वाली बातें बताऊंगा कि मेरी प्रेपरेशन बिल्कुल मुकम्मल होने के बावजूद मैंने कौन सी, फिर भी मेरे से मिस्टेक्स हुई, कौन सी खामियां रहेगी मुझ में जिसकी वजह से मेरे मैक्सिमम नंबर नहीं आ सके। सबसे पहले बात करते हैं प्रेपरेशन। जब भी आपने ना 200 नंबर का एम करना है ना, जिन बच्चों का एम है बहुत ज़्यादा नंबर लेने का, तो उनके लिए मैं गाइड कर रहा हूँ कि इस एमडी कैट को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं मैक्सिमम नंबर लेने के लिए। एक वो चीज़ है जो एमडी कैट आपने सारी प्रेपरेशन की, कितने साल, 2 साल लगा के, 3 साल लगा के, जितने महीने लगा के आपने प्रेपरेशन की, एक वो फेज़ है, एक वो पार्ट। इस पार्ट में हम लोग एमडी कैट को डिवाइड करते हैं। और सेकेंड पार्ट आ जाता है वो एमडी कैट पेपर के 3.5 घंटे, जिस दौरान आपने अपना सारा कुछ करना होता है। सबसे पहले आ जाते हैं पहले पार्ट पे। पहले पार्ट को अगर मैं देखूँ ना कि मेरी प्रेपरेशन कितनी थी, तो मेरी प्रेपरेशन बिल्कुल ठीक थी, 100% थी। मुझे कोई अफसोस नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है कि यार मैंने ये चीज़ नहीं की। मैंने सारी प्रैक्टिस बुक्स की, मैंने सारी जो टेक्स्ट बुक्स थी उनकी रीडिंग की, मैंने इतने एमसीक्यू सॉल्व किए, आखिर मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। अब बंदे सोचते हैं कि अगर आपने इतनी ज़्यादा प्रेपरेशन की है, एफएलपी सॉल्व किए हैं, पास पेपर सॉल्व किए हैं, फिर भी आपके मैक्सिमम नंबर क्यों नहीं आए। तो अगर हम पार्ट 1 देखते हैं तो पार्ट 1 ठीक है। अगर मसला आता है ना, मसला आता है पार्ट 2 पे, ठीक है। जो आप पार्ट 2 में बैठे हुए ना, मतलब आप फाइनल पेपर में बैठे हुए हो, अगर आपने जितनी मर्जी प्रेपरेशन की हुई है ना, इट डजंट मैटर, आपने जितना मर्जी दिन रात एक किया हुआ, आप सारी रात नहीं सोए, पता नहीं कितने महीने तक
2-2 घंटे या इतनी काम नहीं लेते रहो, ये किसी ने नहीं देखना। जब आप 3.5 घंटे में बैठे हुए हो ना, जितना आपने वहाँ पे परफॉर्म करना है वो आपका देखा जाना है। किसी ने ये नहीं पूछना कितने घंटे पड़ा है। जो आपने वहाँ पे परफॉर्म किया है ना, जो आप वहाँ पे टिक करके आ गए एमसीक्यू, वही आपका रिजल्ट आएगा। चाहे वो अच्छा करता है, चाहे उसने अच्छा किया है, चाहे उसने बुरा किया है, उस पर डिपेंड नहीं करता कि उसने पहले कितना पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, तो ये वाला फेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दो कि यार मैंने तो इतना पढ़ा हुआ है तो मेरे ऑटोमेटिकली नंबर आ जाएंगे। नहीं, नंबर नहीं आएंगे। ये वाला फेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है। इस पे भी जितना आपने सालों में मेहनत लगाई है, जितना आपने सालों में स्ट्रेटजीज़ यूज़ की हैं, इस फेज़ में इस 3.5 घंटों में भी आपने वो सारी स्ट्रेटजीज़ अप्लाई करनी है। तो इसके लिए 200 नंबर लेने के लिए सबसे पहली बात मैं जो कहता होता हूँ, जो मेरे नज़दीक है, वो है एम आपका होना चाहिए। जो सोच नहीं सकता वो कुछ कर भी नहीं सकता। वो जैसे है ना, एवरीथिंग इज़ क्रिएटेड ट्वाइस, वंस इन माइंड देन इन रियलिटी। जो चीज़ दिमाग में आ सकती है ना, वो तख्लीक में भी आ सकती है, माइंड में रखें। अगर आपने सोचा ही नहीं है और आप कहते हो कि यार मेरे सोचे बगैर मैक्सिमम नंबर आ जाएंगे या मैं टॉप कर जाऊँगा, ऐसा नहीं होना। सबसे पहले जो सोचता है ना, वो उस हवाले से प्रेपरेशन भी करता होता है। सबसे पहले आपका एम होना चाहिए। दूसरे नंबर पे मेरी जो खामी थी, मैं ये सोच के गया था कि मैंने मैक्सिमम नंबर लेने हैं, मैंने एक एमसीक्यू भी गलत नहीं करना। जब मैं इस सोच के साथ गया तो मैंने देखा कि मैं बहुत सारे एमसीक्यू जो मुझे मुश्किल लगते थे ना, मैंने उसके ऊपर फजूल टाइम वेस्ट किया। हालांकि बहुत सारे बाद वाले एमसीक्यूज जिन पे टाइम दिया जा सकता था या जिनको मैंने टाइम देना था, जो बहुत इजी थे, जिन पे मैंने फोकस करना था, वो मेरे बहुत सारे रह गए। फिज़िक्स में मेरे 12 एमसीक्यू गलत हो गए। क्यों गलत हो गए? क्योंकि मैंने बायो और केमिस्ट्री और इंग्लिश में ऐसे एमसीक्यू जिन पे इतना टाइम देना नहीं बनता था, मैंने उन पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया, जिसकी वजह से मेरा टाइम सारा लग गया इस सब्जेक्ट्स में और फिज़िक्स के लिए टाइम नहीं बचा। और एंड पे आके मुझे तकरीबन 10-12 एमसीक्यू मुझे ऐसे ही तुक्के लगाने पड़े और मेरे 12 एमसीक्यू सिर्फ गलत हो गए फिज़िक्स में, सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की वजह से। हालांकि मेरी प्रेपरेशन अब बात आ जाती ना, मेरा एम था, मेरी प्रेपरेशन फुल थी, लेकिन क्या हुआ, मेरे से टाइम मैनेज नहीं हुआ। अब ये बात, टाइम मैनेजमेंट फ़र्ज़ कर लें किसी से हो गया है, किसी को अच्छी तरह टाइम मैनेजमेंट करना आता है, वो किस तरीके से टाइम मैनेज कर सकता है। एफएलपीज़ आप सॉल्व करो, उसके साथ आप लोग ना देखो, अगर आप घर में भी सॉल्व करते हो ना, तो आप विद इन द टाइम सॉल्व करने की कोशिश करो एफएलपीज़ को। ठीक है, ये नहीं कि 4.5 घंटों में 5 घंटों में आप एक एफएलपी सॉल्व कर दो या 2 घंटों में कर दो, नहीं, विद इन द टाइम सॉल्व करने की कोशिश करो। इस तरीके से फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर किसी को टाइम मैनेजमेंट का मसला नहीं हुआ। उसके बाद आगे एक चीज़ आती है स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई बंदा ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे स्ट्रेस नहीं होती या मुझे स्ट्रेस नहीं हुई एमडी कैट में। जब मैं फ्रेशर था उस वक्त मुझे स्ट्रेस नहीं हुई थी, कम हुई थी, मैंने पेपर जल्दी सॉल्व कर लिया था। लेकिन जब मैं रिपीटर था ना, रिपीटर जब आप बैठे होते हो ना पेपर में, तो आपका सारा चल रहा होता है, यार मैंने इतने साल लगाए हैं, मैंने दिन रात एक किया हुआ है, तो एक एक एमसीक्यू सॉल्व करते हुए स्ट्रेस फील हो रहा होता है और हाथ कांप रहे होते हैं, इतनी ज़्यादा स्ट्रेस हो रही होती है और ये लग रहा होता है कि अगर इस दफ़ा ना हुआ तो क्या होगा। अब मैं इस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए क्या टेक्निक अपनाता होता हूँ और जो सजेस्ट करता होता हूँ स्टूडेंट्स को, जब बात आती है स्ट्रेस की, तो आप ये देखो कि हर एक बंदा टेंस बैठा होता है उस वक्त, हर एक बंदा स्ट्रेस में होता है। तो कौन बंदा लीड करेगा? जो बंदा ये सोचेगा कि यार सारे स्ट्रेस में बैठे हुए हैं, चाहे उनकी प्रेपरेशन ज़्यादा है, तो मैंने क्या करना है, उनको लीड करना है। तो मैंने उनसे एक्स्ट्रा उनका ये नेगेटिव पॉइंट अपने पॉजिटिव पॉइंट में बदल लेना है। वो सारे टेंस बैठे होते हैं, इंजॉय करो, चिल करो, ऑल इज़ वेल, दिल से बोलो ऑल इज़ वेल 3 इडियट्स की तरह, और ये बोलो कि उनकी इस नेगेटिव पॉइंट को उठाते हुए, उनके इस नेगेटिव पॉइंट को यूज़ करते हुए मैंने लीड करना है। और ऐसे समझना है कि मेरे ऊपर बिल्कुल स्ट्रेस है ही नहीं, क्योंकि वो स्ट्रेस में जा रहे हैं, उनके एमसीक्यू गलत होंगे, मुझे चाहे इतनी ज़्यादा प्रेपरेशन नहीं है, तो मैं उनको इस वजह से लीड कर जाऊंगा कि मेरे ऊपर स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस को इस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। इसके बाद अगली बात जो है वो ये है कि आपने पेपर अटैम्प्ट करने का भी तरीका होता है हमेशा। ये नहीं है कि आपने, जैसे मैंने किया ना, कि आपने हर एक एमसीक्यू को इतना टाइम दे दिया है कि आप कहो कि मेरा कोई एक एमसीक्यू गलत ही नहीं होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। पेपर अटैम्प्ट करने की भी स्ट्रैटेजी होती है। सबसे पहले फेज़ में आप लोगों ने चले जाना है, जो एमसीक्यू आपको आते हैं, इजी हैं, जो आपको लगता है वो पहले फेज़ में आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है। कोई नहीं आता मार करके छोड़ दो, बाद में कर लेंगे।
जो आपको आते हैं ना वो तो चलो नहीं है, गलत हो गए मेरी तरह। इस तरीके से होता है फेज़, इस तरीके से फेज़ बनाते होते हैं। पहली अटैम्प्ट में, दूसरी अटैम्प्ट में, तीसरी अटैम्प्ट में आप तुक्के भी लगा सकते हो। इस तरीके से करते होते हैं। सिर्फ प्रेपरेशन पे मैटर नहीं करता होता। उसके बाद एक चीज़ और, बिलीव इन योर सेल्फ। और बिलीव किस तरह आता है, जब आपके दोस्त आपको बोल रहे होते हैं ना, जब आपकी बहुत ज़्यादा प्रेपरेशन हो रही होती है और आपके दोस्त कहते हैं यार तेरा हो जाना एडमिशन, जब आपके दोस्त कह रहे होते हैं ना, इसका मतलब है कि ये सिक्स्थ सेंस है। ये एक ऐसी फ़िज़ा है जो आने वाले लम्हात का पहले ही बता रही कि हाँ इसका एडमिशन हो जाना है। वो आपकी प्रेपरेशन को देख के बता दें कि तेरा एडमिशन हो जाना है, उस वक्त एडमिशन हो जाता होता है। क्यों? क्योंकि वो आपकी प्रेपरेशन की गारंटी दे रहे होते हैं। और एट द एंड जो चीज़, इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करने के बाद, प्रेपरेशन करने के बाद, एम बनाने के बाद, टाइम मैनेजमेंट करने के बाद, स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के बाद, उसके बाद पेपर सही तरह अटैम्प्ट करने के बाद, उसके बाद दोस्त आपको बोल देते हैं कि तेरा एडमिशन हो जाएगा। इतनी सारी बातों के अलावा सबसे ऊपर लेवल पे जो बात है ना, वो है दुआ। जो चीज़ दुआ से बदल सकती है ना, वो और किसी चीज़ से नहीं बदल सकती। जो गरूर में आ जाता है ना, चाहे उसकी जितनी भी प्रेपरेशन हो, जितनी भी मैनेजमेंट हो, तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। बस आपने आजिज़ रहना है और अल्लाह ताला से दुआ करते रहना है। अल्लाह ताला से कहना है मेरे लायक जो था मैंने कर दिया, मुझसे जो हो सकता था मैंने कर दिया, मेहनत मैंने कर दी, अब आगे जज़ा तूने देनी है, बस तू जो चाहे कर। बस अल्लाह ताला से ज़रूर दुआ करें, नमाज़ें पढ़ा करें, ज़रूर दुआ करें, और ये वाले सारे स्टेप्स ज़रूर फॉलो करें, अपने माइंड में ज़रूर रखें और इस तरीके से पेपर अटैम्प्ट करें। इंशाल्लाह आप मैक्सिमम स्कोर करेंगे। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।